नमस्कार, सास बहू और सेंसेक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है। भारतीय बाजारों में आज शुरुआत से ही हरा निशान जरूर दिखाई पड़ेगा, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स में आज ज्यादा खरीदारी है कंपेरेटिवली मिड कैप इंडेक्स के। फ्रंट लाइन इंडेक्स डे हाई पर सो फार कामकाज करता हुआ 17,048 का मौजूदा स्तर है। 17,061 के आसपास के हाईज इंडेक्स ने बनाए हैं और मिड कैप स्मॉल कैप में लोअर लेवल से रिकवरी जरूर आई है, लेकिन अभी भी उतना फायरवर्क नहीं है जितना एटलीस्ट फ्रंट लाइन इंडेक्स में आपको दिखाई पड़ेगा। मिड कैप इंडेक्स डे हाई के आसपास लोअर लेवल से रिकवरी के साथ, स्मॉल कैप इंडेक्स लोअर लेवल से रिकवर जरूर हुआ लेकिन करीब करीब 1% नीचे। इसलिए फ्रंट लाइन इंडेक्स के कंपैरिजन में आपको ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर उतनी ज्यादा तेजी नहीं दिखाई पड़ेगी। आज हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ आशीष महेश्वरी मौजूद हैं, डायरेक्टर अरिहंत कैपिटल के, और साथ ही साथ हमारे साथ महिला निवेशक भी मौजूद होंगी जिनसे हम चर्चा करेंगे। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। लास्ट वीक आपसे बातचीत हुई थी तो आपने कहा था कि शायद थोड़े और डिक्लाइंस इंडेक्स में देखने को मिलेंगे, तब आप ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। डिक्लाइंस आज देखने को मिले भी शुरुआती कारोबार में, एटलीस्ट ब्रॉडर मार्केट्स में तो है ही, फ्रंट लाइन में भले नहीं है। कैसे देखें मार्केट्स को? देखिए अभी भी एक जो बाजार के साथ में एक कंसिस्टेंट बुल रन का या रैली का जो कंफर्ट है वो अभी भी नहीं बन रहा है। और रीजन उसके पीछे सबसे बड़ा यही है कि जो एफआईज की तरफ से बिकवाली आ रही है वो फ्रंटलाइन स्टॉक्स में काफी है, वो कम नहीं हो रही है। दूसरी बात, जो रिटेल निवेशक है उनकी तरफ से भी ये स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में हमने काफी लिक्विडेशन होता हुआ देखा है, क्योंकि एक काफी समय से जो उनके होल्डिंग है वो परफॉर्म नहीं कर रही है। तो जहां पे भी पोजीशन लीवरेज में है वो कम हो रही है। इसके अलावा हमने थोड़ा सा रिडम्पशंस भी देखे हैं म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियोज में से भी, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के। तो थोड़ा सा प्रेशर मुझे लगता है अभी भी बाजारों में बना हुआ है। एक सिल्वर लाइनिंग यही है कि अभी चूंकि 31 मार्च है तो थोड़ा सा एनएवी को जो लिफ्ट करने वाले सेक्टर है या स्टॉक्स है, उन स्टॉक्स में कुछ अगले कुछ दिनों में हम इजाफा देख सकते हैं। बट अभी भी मुझे लगता है कि बाजार सेल ऑन रैलीज ही एक बेटर स्ट्रेटेजी होगा बाजार में पैसा कमाने के लिए। तो आशीष जी, जो एडजस्टमेंट है एनईवी का, लग रहा है आपको कि ये 31 के मार्च थोड़ा स्टेबल करेगा मार्केट को? शायद 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स या फर्स्ट वीक ऑनवर्ड्स अप्रैल के मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज होना चाहिए, मिड कैप स्मॉल कैप में एटलीस्ट। बिल्कुल, मैं जैसा कहा कि थोड़ा 29 तारीख तक आप देखेंगे कि जो एनएवी के एडजस्टमेंट हैं ये होंगे बाजारों में, और जिसके कारण से जरूर स्टॉक्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, बट आप देखेंगे इंडाइसेस एक सर्टेन लेवल पर मेंटेन होंगे। तो थोड़ा सा कॉशियस रह के ट्रेड करना चाहिए ताकि आप ऊपर के लेवल पर ट्रैप ना हो जाए, ये मेरी सलाह रहेगी। करें लेकिन थोड़ी सी स्टेबिलिटी शायद मिलनी चाहिए मार्केट को फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से, और अर्निंग सीजन भी होगा तो उसका भी सपोर्ट वहां पर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर है, 720 शेयर तेजी में और करीब करीब 2200 शेयर बिकवाली में है। ये तब है जबकि निफ्टी डे हाई पर है, उसके बावजूद, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स में आज हेवी सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। अब हम बातचीत करेंगे हमारे 3 दर्शकों से। हमारे साथ आज दिल्ली से काजल जी मौजूद होंगी, डॉक्टर कल्पना गाजियाबाद से मौजूद होंगी, और धारा सोलंकी हमारे साथ वडोदरा से मौजूद रहेंगी। उनसे भी हम चर्चा करेंगे उनके पोर्टफोलियोज को लेकर। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है जिस पर आप सीधे हमें सवाल भेज सकते हैं और हमारे जानकारों से अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करवा सकते हैं। 7045220000, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। दिल्ली चलते हैं, सबसे पहले काजल भल्ला हमारे साथ वहां पर मौजूद है। काजल जी नमस्कार। नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून काजल जी, आप मार्केट में कब से इन्वेस्टेड हो मैम, और कैसे पैटर्न से आपके, आप ट्रेड करते हो, इन्वेस्ट करते हो? सर मैं 2018 अराउंड से मतलब रेगुलर इन्वेस्ट करती हूँ, और उससे पहले मेरे फादर इन लॉ के साथ में करती थी, वो मुझे गाइड करते थे, उसके अकॉर्डिंग में करती थी। तो कैसा है जर्नी मैम अब तक आपका इन्वेस्टमेंट को लेकर? सर पॉजिटिव है पोर्टफोलियो अभी तक। थोड़ा ऊपर नीचे होता है, अभी जैसे आजकल मार्केट बहुत वॉलेटाइल है तो थोड़ा ऊपर नीचे है, बट अदरवाइज इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। तो काजल मैम, जब 2018 में आपने पोजीशन लिए होंगे, 2020 के वो डिक्लाइंस भी आपने देखे होंगे, तब तो बहुत डर गए होंगे आप। सर बट वो पूरा सब कुछ ही नीचे था, और यही एक था जो मतलब मुझे लगता है बहुत ज्यादा मैंने देखा है, एकदम स्टीप लो, फिर उसके बाद इतना ज्यादा ऊपर, तो अच्छा था आई थिंक। तो इस जर्नी में क्या सोचते हो आपके, आप लार्ज कैप में रहोगे, मिड कैप में रहोगे, स्मॉल कैप में रहोगे, कैसे रहोगे? सर मुझे पर्सनली मतलब जैसे मैं बताया कि फादर इन लॉ के साथ था, तो वो मुझे बोलते थे कि ना बड़ी कंपनीज में आपको कम चांसेस होते हैं कि आपका पैसा डूबेगा ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो फिर मैं आई ट्राई टू फॉलो दैट।
बट फिर कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है बीच में अभी बट अदरवाइज इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। ओके, तो काजल मैम आज आपका सवाल कहाँ पर है? सर मैंने टाटा स्टील लिया है 1000 शेयर्स और 105 पे ओके। एट द रेट। सो मैं पूछना चाह रही थी कि इसका लॉन्ग रन में क्या है, क्योंकि अभी तो बहुत अच्छे अच्छे इसके बारे में मेटल स्टॉक है एंड टाटा ग्रुप का इतना बड़ा है, फिर चाइना की वजह से सब बोल रहे थे नीचे आ गया और ये सब, बट व्हाट इज द सीन, मतलब आगे फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम क्या रहेगा इसका? और मैम आपने अच्छा दूसरा ये स्टॉक टाटा दूसरा सर मोटर्स लिया है। टाटा मोटर्स है। तो दोनों टाटा मोटर्स और टाटा स्टील क्यों? टाटा ग्रुप की दोनों कंपनी? सर मैं बहुत इंस्पायर हो गई थी कोविड में जब मैंने स्टार्ट किया वो उनसे, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा डोनेशन दिया और पूरा एक एटमॉस्फेयर था उसके अकॉर्डिंग। मैंने पहले भी लिया फिर सेल किया है, ऐसे है ये टाटा स्टील का। तो पर टाटा मोटर्स मेरे पास है काफी टाइम से, अभी 25 पे मैंने बाय किया है। ओके, चलिए दोनों बढ़िया मुनाफा है इनफैक्ट टाटा मोटर्स में आपका। आशीष जी, टाटा के ट्रस्ट को देख के इन्होंने दोनों कंपनियों को चुना है, टाटा स्टील को भी और टाटा मोटर्स को भी। इसमें कोई मतलब आमतौर पे ये ज़्यादातर निवेशकों की मंशा रहती भी है और मुनाफे में है टाटा मोटर्स में। लेकिन टाटा स्टील इनकी खरीदारी से थोड़ा सा नीचे 105 के दाम पे इनकी खरीदारी है, 1000 शेयर है, तो मोरलेस वहीं पर ये शेयर आसपास ही कामकाज कर रहा है। लॉन्गर होराइजन में क्या करें इन दोनों में? दोनों स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी मेरी तरफ से, क्योंकि मेरा मानना है जो टाटा स्टील की पहले बात करते हैं कि जो लास्ट क्वार्टर है उनका जो लॉस आया था वो एक वन टाइम इवेंट रहेगा। इस क्वार्टर से दोबारा से कंपनी प्रॉफिट में आएगी। जो और दूसरा बेनिफिट ये है कि अब जो कुकिंग कोल के प्राइसेस कम हो रहे हैं, पेटकोक के प्राइसेस कम हो रहे हैं, उसका बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा एक्सपोर्ट में चूंकि चाइना का बजाय थोड़ा सा इंडिया के एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिल रहा है, तो वहां पर एक्सपोर्ट के वॉल्यूम इनके अच्छे आने वाले हैं। और तीसरा, डोमेस्टिक मार्केट में भी ठीक ठाक डिमांड बनी हुई है। जरूर प्राइसिंग में काफी प्रेशर है बट डिमांड फिर भी बनी हुई है। तो मेरा सलाह रहेगी टाटा स्टील में आप बिल्कुल पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। और इस साल के एंड तक मेरा लक्ष्य स्टॉक के लिए 120 रुपए के आसपास का रहेगा। जहाँ तक टाटा मोटर्स की बात है, अगेन आपने काफी अच्छे लेवल पे भी खरीदा है स्टॉक को, तो बने रहने की सलाह रहेगी। आपने देखा होगा कि कंपेयर टू जो दूसरे ऑटोमोबाइल प्लेयर्स हैं उसके कंपैरिजन में टाटा मोटर्स अभी भी काफी स्टेबल बना हुआ है। जो फॉल हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा में देखा या दूसरे स्टॉक में मारुति वगैरह में देखा, टाटा मोटर काफी स्टेबल है। अब रीजन उसके पीछे ये है कि जेएलआर के परफॉर्मेंस में धीरे धीरे स्टेबिलिटी आ रही है। डोमेस्टिक मार्केट में उनका जो ईवी सेगमेंट में जो काम कर रहे हैं वहां पे काफी अच्छी डिमांड बनी हुई है। तो इस स्टॉक की एक थोड़ी री रेटिंग हो रही है। तो मेरी सलाह रहेगी कि टाटा मोटर्स में आप बिल्कुल बने रहें। और इनफैक्ट कोई भी जो दर्शक है जिन्होंने निवेश नहीं किया हुआ है, 400 रुपए का यदि लेवल टाटा मोटर में देखने को मिले किसी भी गिरावट पे, तो अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। इस साल के अंत तक मेरा लक्ष्य करीब 460 रुपए का टाटा मोटर्स के लिए। तो काजल जी, दोनों ही शेयरों में आपके लिए बने रहने की राय आशीष जी लेकर आए हैं, और अगर कहीं फॉल में आपको मिले तो आप टाटा मोटर्स या जिनको भी लेना है वो 400 रुपए की रेंज में ले सकते हैं, और 120 के टारगेट्स के लिए आप टाटा स्टील को भी होल्ड कर सकते हो। अच्छा, ये काजल जी, आपको ये टाटा स्टील का डिविडेंड भी मिला था क्या? हाँ जी। तो आपकी कॉस्ट तो वैसे ही ऑलरेडी कम हो गई होगी काफी, क्योंकि डिविडेंड ही बढ़ा था इस बारी। यस, मैंने उसके बाद सर सेल किया फिर दोबारा लिया है। चलिए, आगे भी आपसे हम बातचीत करते हैं। काजल जी, जरा अपने बाकी दर्शकों से भी बातचीत कर लें। हमारे साथ अब डॉक्टर कल्पना है, दिल्ली से सटे गाजियाबाद से। कल्पना मैम नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार कल्पना मैम, आप डॉक्टर हो किस चीज के मैम? मैं दवाई की डॉक्टर नहीं हूँ, मैं पढ़ाई की डॉक्टर हूँ। वाह, तो आप क्या पढ़ाते हो मैम? हाँ, मैंने पीएचडी किया है। ओके, किस चीज में? कंप्यूटर साइंस। ओके, तो आपके स्टॉक भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही है या फिर कहीं और आपने इन्वेस्ट कर दिया इस बारी? हाँ, थोड़ा मिक्स है। ओके, तो कब से हो आप कल्पना मैम मार्केट्स में? मैंने 2018 से स्टार्ट किया था। ओके, तो पहले मेरे हस्बैंड ने शुरू किया था, फिर उन्होंने बोला कि नहीं आप भी थोड़ा इसमें इन्वेस्ट करो, तो मैंने किया। तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका अब तक? कल्पना मैम, कैसा एक्सपीरियंस है आपका मार्केट में अब तक 2018 से अब तक 5 साल में? थोड़ा अप डाउन होता रहता है, बट नेट तो थोड़ा सा प्रॉफिट तो हुआ है, पर अभी पिछले 6 मंथ से कुछ ठीक नहीं है। ओके, तो आज कहाँ पे आपका सवाल है कल्पना मैम? आज कहाँ पे आप सवाल पूछ रहे हो?
मेरा पहला जो क्वेरी है वो डेल्टा कॉर्प के लिए है। ओके। वो मैंने 400 शेयर्स लिए हैं 260 के रेट पे। क्यों तो अब कल्पना? मुझे क्या करना चाहिए अगर मेरा ये 1 ईयर का टारगेट है, 1 ईयर लॉन्ग में रखना चाहती हूँ, तो क्या करना चाहिए अभी? तो कल्पना में आपने जो डेल्टा कॉप लिया, क्या सोच के लिया 260 रुपए पे? सर मैंने पहले लिया था, उसमें मैंने प्रॉफिट भी कमाया है, लेकिन बाद में फिर ये नीचे आने लगा। ओके, तो ये दोबारा आपने फिर एंटर किया इसमें? जी, अभी तो इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि इसमें अब क्या करना चाहिए, ओके। फर्दर इसमें निकलना चाहिए या स्टे करना चाहिए? मैं इसमें इन्वेस्टेड रह सकती हूँ 1 साल तक और? ओके, आशीष सर, डेल्टा कॉप को लेकर सवाल है। 260 रुपए के दाम पे खरीदारी, वहां से तो काफी नीचे आ चुका है, 70-80 रुपए नीचे आ गया, लेकिन कैश रिच कंपनी है, डेट फ्री है, केपेक्स पूरा ही हो चुका है इसका। क्या करना चाहिए डेल्टा कॉप को लेकर? ये मुझे लगता है कि 160 रुपए तक यदि आता है तो आप इसको बिल्कुल एवरेज भी कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल जैसा आप कह रहे हैं कि काफी अच्छे हैं कंपनी के, और हमने देखा इस पूरे साल में क्वार्टर ओवर क्वार्टर उनके परफॉर्मेंस में काफी इंक्रीज हुआ है। ऑलरेडी प्रॉफिट उनके काफी अच्छे हैं, लास्ट क्वार्टर बहुत बेहतरीन क्वार्टर रहा था। और आगे जैसे हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में बूम आया हुआ है, या जब गोवा ट्रेवल के लिए बूम आया हुआ है, उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी डेल्टा कॉर्प रहेगा। जैसे आपको मालूम होगा उनका कैसीनो डेल्टन की बहुत डिमांड रहती है गोवा में, जो भी ट्रेवलर्स रहते हैं वहां पर। तो कंपनी के फंडामेंटल्स में कहीं कोई इशू नहीं है, ओनली थिंग इज थोड़ा सा मार्केट परिस्थितियां ऐसी हैं कि जिनके पास में काफी नीचे के लेवल के स्टॉक थे, उन्होंने ऊपर थोड़ा मुनाफा वसूली किए। तो ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को आपको एक सर्टेन लेवल पे अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल ऐड करना चाहिए, और मुझे लगता है 160-165 एक अच्छा लेवल रहेगा स्टॉक को ऐड करने के लिए। तो कल्पना मैम, 160-165 के जोन्स में आप फर्दर ऐड कर सकते हो। अभी वो आशीष सर कसिनो की बात कर रहे थे गोवा वाले, तो आपने उस समय पर नॉट भी किया था। आप गए हो क्या कसिनो में वो वाले? आज मैं गोवा तो गई हूँ, डेल्टन मैंने दूर से ही देखा। चलिए, इस बार 5 से जाकर देख कर आइएगा कि कैसा कंपनी का परफॉर्मेंस है। बिल्कुल आपको जी, जी। फीडबैक भी मिल जाएगी कंपनी का स्टॉक लेने लायक है या रखने लायक है कि नहीं। और कोई सवाल भी मैम आपका? क्या मेरा दूसरा सवाल सर रिलायंस पे है। रिलायंस मैंने 80 शेयर्स लिए हैं, 2447 की कॉस्ट है मेरी अभी। ओके। तो मैं चाह रही हूँ कि क्या इसका एंट्री लेवल क्या होना चाहिए, मैं इसमें और इन्वेस्ट कर सकती हूँ क्या? ओके, आशीष सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे निवेश करने की इच्छुक हैं। ऊपरी स्तरों से 200 रुपए नीचे है, 80 शेयर है। फर्दर एडिशन का लेवल पूछ रही हैं, कहां पर आप एंटर करने की सलाह देंगे? जी, मेरा मानना है 2200 का लेवल एक अच्छा लेवल है रिलायंस में एंटर करने का। क्योंकि हमने देखा कि यदि मार्केट को इस साल कोई बढ़ा सकता है, कोई लीडरशिप ले सकता है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ही है। और आप देख रहे होंगे कुछ समय से कि बाकी सारा ब्रॉडर मार्केट डाउन है, बट रिलायंस चूंकि बढ़ने लगता है तो मार्केट पे इंडाइसेस बढ़ रहे हैं। तो क्योंकि रिलायंस में फंडामेंटली कहीं कोई समस्या नजर नहीं आती, और जो नंबर्स भी आ रहे हैं उनके काफी बेहतरीन नंबर्स आ रहे हैं, और आगे जाके जो उनके जो डीमर्जर के एक्टिव प्लान्स हैं या जो फंड रेजिंग के प्लान है ग्रुप कंपनीज है, वो उसके कारण से कुछ ना कुछ यहाँ पे लाइमलाइट में स्टॉक बना रहेगा। इसके अलावा हमने देखा जो कई फॉरेन ब्रोकरेजेस के काफी बुलिश और अग्रेसिव टारगेट रिलायंस में ऑलरेडी आए हुए हैं। तो किसी भी गिरावट पे बिल्कुल स्टॉक को ऐड करना चाहिए, और आप लॉन्ग टर्म नहीं भी रखे तो काफी अच्छा एक ट्रेडिंग स्टॉक है जो आपको 40-50 रुपए की ट्रेडिंग हर दूसरे तीसरे दिन देता है। तो 2200 रुपए एक अच्छा लेवल है मेरे हिसाब से रिलायंस को बाय करना। तो रिलायंस पे अगर आप खरीदारी करने की इच्छुक हैं कल्पना मैम, तो आप 2200 रुपए की रेंज में खरीदारी कर सकते हैं, जो कि आशीष सर बता भी रहे हैं आपको। और ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी है, जो चैनल आप देख रहे हैं इसका प्रभुत्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, तो आप अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर ले सकते हैं। आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे कल्पना मैम। हमारे साथ अब धारा मैम भी मौजूद हैं वडोदरा से बातचीत करने के लिए। धारा जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार धारा जी, क्या करते हो आप, कब से हो मार्केट में? सर 2 साल से। 2 साल से, यानी कि 2021 से, कोविड के जोन से, राइट? हाँ, कोविड के जोन से। और मैम कैसा रहा जर्नी आपका सो फार? अभी तक कुछ कुछ शहरों में बहुत लॉस है, बाकी तो कुछ कुछ शेयरों में प्रॉफिट भी बहुत होगा? नहीं, हमें चल ही रहा है, अभी तक कुछ बढ़ा नहीं है। ओके, तो कहाँ पर आपका पहला सवाल है धारा मैम? जी, मैंने लिया था 70 रुपीज में।
मैं अगर ठीक से सुन पाया तो शायद आपने मोरपेन लैब कहा, राइट? हाँ राइट। ओके, और क्या टाइम फ्रेम रखते हो आप इसको लेकर? एक्चुअली मैं 2 साल हो गए हैं उसको होल्ड करे, पर अभी उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा ही कम हो रही है, तो आई जस्ट नो टू वो रखना चाहिए अभी कि क्या करना चाहिए? तो धारा में भी ट्रेडिंग के लिए लिया था आपने या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था? क्या सोच के उस समय? लॉन्ग टर्म पर्पज से लिया था। ओके, तो स्टॉक तो क्योंकि वहां से 1/3 रह गया है, बाकी वैल्यू इरोड कर चुका है। क्या करना चाहिए आशीष सर? ऑलरेडी इनकी पोजीशन 27 रुपए 28 रुपए के दाम पर आ चुका है, वो भी तब जबकि आज शेयर 10-12% ऊपर है पॉजिटिव न्यूज फ्लोज के बीच में। 100 शेयर इनके पास है 70 रुपए के दाम पर। क्या करना चाहिए इसमें ओपन लैब में? मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज्यादा उसमें रैली आएगी या बिल्टअप उसमें होगा। काफी स्पेकुलेटिव मूवमेंट था 1.5-2 साल पहले स्टॉक में, और उसके बाद से हमने एक बड़ा सेल ऑफ ऑलरेडी यहाँ देख लिया है। कंपनी के जो परफॉर्मेंस थे उसमें भी हमने गिरावट देखी है। लास्ट जो उनके ईयर के नंबर्स अच्छे आए थे, बट इस साल में कोई बहुत ज्यादा अच्छे नंबर्स भी नहीं आ रहे हैं। तो मेरे सलाह रहेगी 35 रुपए के आसपास यदि स्टॉक आपको इस फार्मा सेक्टर की रैली में मिलता है तो आप इस स्टॉक में से एक बार एग्जिट प्लान करें। और इसकी बजाय मुझे लगता है कि जो फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं जैसे ग्लैंड फार्मा या डीवीज लैब या ल्यूपिन, ऐसे स्टॉक्स में आप निवेश करेंगे, क्योंकि जब भी फार्मा सेक्टर में रैली आएगी तो सबसे पहले ये बड़े वाले जो स्टॉक हैं वो आउट परफॉर्म करेंगे, और ये छोटे स्टॉक्स में हमेशा एक परफॉर्मेंस रिलेटेड प्रेशर बना रहेगा। तो इन स्टॉक्स में आप थोड़ा सा इसको बढ़ने और दे, उसके बाद यहाँ से एग्जिट कर ले। मुझे लगता नहीं कि वो 70 के या 60 के लेवल इस स्टॉक में जल्दी आने वाले हैं। मैम, जहां पर आपको लॉस कम हो आप वहां पर एग्जिट करो, और बेटर फार्मास्यूटिकल स्पेस के जो लीडर्स हैं उनके साथ रहो, ये ज़्यादा बेटर एडवाइस आपको आशीष जी दे रहे हैं। कोई और स्टॉक मैम जिस पे आप सवाल पूछना चाहते हो? जी बिल्कुल, एक मैंने आईबुल के शेयर लिए थे 100 शेयर। मैम, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट या इंडिया बुल्स हाउसिंग? इंडिया बुल हाउसिंग। ओके, 150 पे, राइट? हाँ 150 पे 100 शेयर। और यहाँ पर आप कितना टाइम दोगे? एक्चुअली ये शेयर मैंने 4 से 5 महीने पहले लिए थे, तो इसमें भी लॉन्ग टर्म पर्पज से ही है, पर अभी इसका प्राइस बहुत कम हो गया है, इसलिए इनफैक्ट पूरा ग्रुप ही, दोनों ग्रुप कंपनीज जो है वो बहुत लार्जली अंडर परफॉर्मर है। आशीष सर क्या करें? ये 380 रुपए या 360 रुपए पे शायद इनकी ब्लैकस्टोन की डील हुई थी, उसके बाद से शेयर लगातार टूटे जा रहा है, और अब 93 डबल डिजिट में आ गया। आमतौर पे 140 पे सपोर्ट लेता था या रेजिस्टेंस वहां पे घूम के चला जाता था, लेकिन अब उससे भी नीचे है। क्या करें यहाँ पर? एक तो मैं हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर को लेकर मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ, तो चाहे इंडिया बुल्स हो या दूसरी कंपनियां हो, मेरा मानना है कि इनके ऊपर मार्जिन का जो निम का प्रेशर बना रहेगा, क्योंकि जब राइजिंग इंटरेस्ट रेट साइकिल रहता है तो बहुत ज्यादा आप पैसा बना नहीं सकते, क्योंकि बैंक्स को आप कभी कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे और आपकी बोरोइंग कॉस्ट बढ़ती जाती है। तो आपको क्या होगा कि आपको रिस्की पोर्टफोलियोज लेने पड़ेंगे लैंडिंग के लिए, जो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए एक रीजन है कि हमने देखा कि इंडिया बुल हाउसिंग हो या दूसरी हाउसिंग कंपनीज हो, सभी में थोड़ी बिकवाली देखने को मिली है। तो मेरी सलाह रहेगी आप इंडिया बुल हाउसिंग से निकल जाए, यहाँ एक बार लॉस बुक कर लेना ठीक स्ट्रेटेजी होगी। और इसके बजाय मैं प्रेफर करूंगा कि आप कोई डायरेक्ट बैंकिंग स्टॉक ले लें जो कुछमें अच्छी क्वालिटी हो। जैसे मैं प्रेफर करूंगा आप आरबीएल बैंक या एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टॉक में से कोई भी एक स्टॉक आइडेंटिफाई करके वहां निवेश करें, वहां आपको बेटर रिटर्न बन जाएगा कंपेयर टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की। तो दारा मैम, इंडिया बुल्स हाउसिंग में भी तेजी मिले आप निकलो, अपने लॉसेस को कम करो और पोजीशन से एग्जिट करके किसी और बैंक में प्रेफर कर लो तो ज़्यादा बेटर है। तो आप एक बार को मिड कैप स्मॉल कैप में जो पोजीशन है इनमें से पोजीशन हल्की करके थोड़े से लार्ज कैप में जाओ, वो एक राय आपको आशीष सर दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धारा मैम अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। कल्पना मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और काजल मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए और हमसे आज बातचीत करने के लिए, सवाल पूछने के लिए, एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। और आशीष सर हर बार की तरह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति और बताने के लिए। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, कुछ और स्टॉक पर भी चर्चा करते हैं।
शो में आज हम बातचीत करने वाले हैं कमानी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। ये सुनने में आपको थोड़ा ऑड लगे कि इस तरह कोई नाम किस कंपनी का है, लेकिन अगर आप इसके शॉर्ट फॉर्म में जाएंगे तो बेसिकली KEC लिमिटेड के नाम से आप इस कंपनी को जानते हैं। इस कंपनी की शुरुआत काफ़ी पुरानी है, 1945 से ये कंपनी कार्यरत है और इसकी 2 फैक्ट्रीज होती थी। एक फैक्ट्री थी मुंबई में और दूसरी फैक्ट्री जो थी वो कंपनी की लाहौर में थी, जो कि पार्टीशन के बाद वहीं चली गई, जिसके ऊपर कई केसेस भी लड़े गए, लेकिन वो कंपनी को वापस मिल नहीं पाई। तो ये शुरुआत में ये कंपनी कामकाज करती थी एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स का, यानी कि बर्तनों के कामकाज में, जब उस समय पर मेजरली ये बिजनेस के तौर पे देखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने अपना कारोबार एक्सपैंड करना शुरू किया और कई सारे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के अंदर आए। बहुत सारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स इस कंपनी ने एग्जीक्यूट किया। एक बड़ा प्रोजेक्ट जो कंपनी को मिला था भाखड़ा नागल डैम की तरफ से, जहाँ पे उन्होंने टावर्स का सेटअप किया था। और ये टावर के सेटअप करने को लेकर कंपनी ने कई सारे, उस समय पर इंपोर्ट करना ज़रूरी होता था, लेकिन कंपनी ने फिर भी कुछ पार्ट को इंपोर्ट करके और कुछ पार्ट को खुद बना के असेंबल करके इस तरह के एक बड़े ऑर्डर को बिना एक्सपीरियंस के एग्जीक्यूट किया था। तो अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन कंपनी के लिए रहेगा। इसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि कमानी इंजीनियरिंग यानी कि KEC लिमिटेड ने फ्लड गेट्स, तिलपारा डैम के लिए फ्लड गेट्स, जो कि बाढ़ के समय पर जिनको यूज़ किया जाता है, वो गेट्स सप्लाई किए थे। और क्योंकि वो जो ऑर्डर दिया गया था वो ऑर्डर समय से पहले एग्जीक्यूट कर लिया गया था, तो उस समय पर बाढ़ की स्थिति नहीं थी। तो एक आर्टिफिशियल बाढ़ क्रिएट की गई थी मयूरक्षी प्लान के तहत पश्चिम बंगाल में, जिसके बाद उन गेट्स को टेस्ट किया गया था कि क्या वो गेट सफिशिएंट हैं, और वो सफिशिएंट रहे भी, ना केवल बल्कि उन्होंने बढ़िया से उस बाढ़ को संभाला भी। तो इस तरह की एक आर्टिफिशियल बाढ़ के तहत इस प्रोडक्ट को उस समय पर टेस्ट भी किया गया था, जो कि KEC की तरफ से सप्लाई किया गया था। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग या इंजीनियरिंग मार्वल्स जो कि KEC की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें करीब करीब 1000 मील का टेलीफोन केबल इस कंपनी ने, और साथ साथ बॉयलर, चोला थर्मल पावर स्टेशन और मदुरा थर्मल पावर स्टेशंस को प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा वैगन, इंजन्स, व्हील सेट्स, एक्सेल बॉक्स, ये सब कुछ रेलवेज को विद टाइम इस कंपनी ने सप्लाई किए हैं। इसके अलावा ट्रांसफार्मर, मुकचुंद, तुंगभद्रा और कोरबा के लिए स्विच गियर, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि इस कंपनी की तरफ से सप्लाई किए गए हैं। और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स में जो फ्लड गेट्स होते हैं वो भी मयूरक्षी और साथ साथ आप देख रहे हैं सास बहू और सेंसेक्स निफ्टी ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास, करीब करीब 17,054 का स्तर, 17,061 का हाई और उसी के आसपास इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। लेकिन मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर हरे निशान में है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई फायदा नहीं। और स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी लाल निशान में, करीब करीब 1% का डिप वहाँ पर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट वहाँ पर कोई खास रिस्पाइट है नहीं। ब्रॉडर मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जहाँ पर एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से एडवांसेस और डिक्लाइंस में, एडवांस 3 डिजिट में और डिक्लाइन 4 डिजिट में, यानी करीब करीब 2200 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। 750 शेयरों में तेज़ी है। तेज़ी वाले शेयर थोड़े से बड़े हैं, लेकिन अभी भी 2200 शेयर बिकवाली के साथ है। तो ब्रॉडर मार्केट्स में बिकवाली है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार मिड कैप मंत्रा में कौन कौन से मिड कैप स्टॉक्स, कौन कौन सी खबरें, इन सब पर बातचीत करते हैं।